नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप संघ गाथा की महा सीरीज देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीक केवल सुविधा नहीं बल्कि जीवन का आधार बन चुकी है। संचार, शिक्षा, कार्यशैली और सामाजिक संगठन, हर क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों ने गहरी पैठ बना ली है। ऐसे में परिवर्तनशील समय में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पारंपरिक संगठन अपने स्वरूप को किस तरह बदलते या समय के साथ खुद को कैसे अनुकूल करते हैं। जी हां, आज डिजिटल शाखा की बात कर रहा हूं। इसी परिवर्तन की आज की कहानी है, जहां विचारधारा और तकनीक का संगम देखने को मिलता है। मैं समय हूं। समय के साथ साधन बदलते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं। कभी संघ की शाखाएं केवल मैदानों में लगती थीं, जहां स्वयं सेवक प्रत्यक्ष रूप से मिलकर व्यक्तित्व निर्माण, शारीरिक प्रशिक्षण और संगठनात्मक संवाद का अभ्यास करते थे। लेकिन जब दुनिया डिजिटल युग में प्रवेश कर गई, तब संवाद के नए माध्यम भी सामने आए। विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान, जब सार्वजनिक गतिविधियां सीमित हो गईं, तब संघ ने तकनीक को अपनाते हुए डिजिटल शाखाओं और ऑनलाइन बैठकों का प्रयोग प्रारंभ किया। यह केवल परिस्थितियों का समाधान नहीं था, बल्कि यह संकेत भी था कि संगठन समय के साथ स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। आज तकनीक के माध्यम से दूर दराज के स्वयंसेवक भी वैचारिक और संगठनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान दशकों से मैदानों में लगने वाली शाखाओं, स्वयंसेवकों के प्रत्यक्ष संपर्क और व्यक्ति निर्माण की परंपरा से जुड़ी रही है। लेकिन वर्ष 2020 में आई कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की तरह संघ के सामने भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी। लॉकडाउन के कारण जब सार्वजनिक गतिविधियां और नियमित शाखाएं प्रभावित हुईं, तब संघ ने परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालते हुए डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया। यही वह समय था जब डिजिटल शाखा या ई शाखा का स्वरूप व्यापक रूप से सामने आया और संगठनात्मक कार्यों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। कोविड काल में देश भर के स्वयंसेवक अपने अपने घरों में रहते हुए ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ने लगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल बैठकों के माध्यम से शाखा की कई गतिविधियों को नए स्वरूप में संचालित किया गया। दो प्रकार की दृष्टि आज की परिस्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। सारी युवा पीढ़ी कहीं मतिभ्रष्ट हो गई है, दिशाहीन हो गई है। यह एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है जो वास्तव में सत्य नहीं है। आप देखेंगे, हमारी जितनी भी ऐतिहासिक धार्मिक यात्राएं हैं, उन सब के अंदर युवा पीढ़ी की सहभागिता बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस अमरनाथ यात्रा में 1995 से पहले 1,500-2,000 व्यक्ति हुआ करता था, आज उस अमरनाथ यात्रा के अंदर 10 लाख व्यक्तियों के आने की संभावना व्यक्त की जाती है और उसकी तैयारी की जाती है। मौसम पर, बाकी चीजों पर निर्भर करता है कितनी देर यात्रा चलती है, कितनी संख्या आ पाती है। ऐसी जितनी भी चुनौती भरी यात्राएं हैं, उन सब चुनौतियों को देश का युवा स्वीकार करते हुए आनंद ले रहा है और वहां जा रहा है। नंबर 2, आप देखेंगे जितने भी प्रमुख कथावाचक हैं, चाहे वो अवधेशानंद जी महाराज हों, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों या और भी कोई हो, उन सब की कथाओं के अंदर जाने वालों में युवाओं की सहभागिता बहुत ज्यादा है। नंबर 3, संघ परिवार के युवा क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल आदि आदि, उन सब में हम देखेंगे युवाओं की सहभागिता, सक्रिय सहभागिता। क्योंकि वहां केवल ओरल सिंपैथी के लिए लोग नहीं आते,
केवल उपस्थिति दर्शाने के लिए नहीं आते, वहां सहभागिता करने के लिए आते हैं। वो आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या उसके अंदर भी हो गई है। जैसे संघ की जो नित्य चलने वाली शाखाएं हैं, जिसमें रोज लोग एकत्रित आते हैं, अपने शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम करते हैं, अनुशासन के काम करते हैं और देश के बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। समाज के अपने शाखा के क्षेत्र में जो समाज जीवन है उनसे संपर्क रखते हैं, उसमें जो करणीय कार्य भी करते हैं। तो ऐसी शाखा नित्य शाखाओं के तंत्र अब देश भर में सभी जिला और लगभग सभी तहसीलों में 83,000 ऐसी शाखाएं रोज चलती हैं। वैसे पहले जब शाखा शुरू हुई मोहिते में, मोहिते उसके लिए बोलते क्योंकि वो मोहिते वाड़ा था और वहाँ शाखा शुरू हुई, तो उस समय सायं प्रभात नहीं था, तो मोहिते शाखा बोलते थे उसको। उसके पश्चात जब समाज जीवन में जो कई सारे बदलाव होते हैं तो शाखाओं का विस्तार हुआ। फिर ध्यान में आया कि हम शिफ्ट करने वाले मजदूरों में काम कर रहे हैं, तो उनकी रात्रि शाखा है, तो फिर देर रात्रि वाली शाखा प्रारंभ हुई कि जब शिफ्ट के बाद कुछ फिर वर्किंग प्लेस में जो था वहीं लोग शाखा करते थे अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद 2 शिफ्ट के बीच में, तो उस समय उसके अनुसार अपनी शाखाओं के टाइमिंग हुए। फिर उसके बाद विद्यार्थियों के जीवन में भी शुरू हुए तो प्रभात शाखा शुरू हुई। फिर पहले केवल प्रौढ़ लोग ही प्रभात में आते थे, फिर विद्यार्थियों का शाम का बड़े शहरों में विशेषकर जो उनका समय का समस्या उत्पन्न हुई कि उनके शिक्षा के अलग कार्यक्रमों के कारण, तो विद्यार्थियों की शाखा भी प्रारंभ प्रभात में शुरू हुई। तो बहुत सारे ऐसे प्रभात शाखा, अति प्रभात है, दिन में भी होती है, शाम को होती है, रात्रि शाखा, अति रात्रि शाखा भी है। संघ का तो विचार यही है कि संघ का जो ये कार्य है वो हर घर तक पहुँचे। अभी हमने शताब्दी में लक्ष्य रखा था कि सभी शहरों की सभी बस्तियों तक शाखा पहुंच जाए और जो गांव है तो 8-10 गांव मिलकर एक मंडल हम मानते हैं, उन हर मंडल में या मंडल केंद्र पर अपनी शाखा पहुंच जाए, ताकि स्वयंसेवक शाखा के पहुंच में समाज का हर वर्ग आ जाए और समाज के भी पहुंच में शाखा एक ना एक शाखा आ जाए। तो ये एक उद्देश्य अभी रखा था, लेकिन इसके विस्तार में हर घर तक संघ का विचार पहुंच जाए, ये विचार आगे की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा परंपरा केवल एक स्थान या गतिविधि नहीं है, बल्कि व्यक्ति निर्माण की एक निरंतर प्रक्रिया रही है। लेकिन जब भौगोलिक दूरी, समय की बाधाएं या वैश्विक परिस्थितियां सामने आई, तो संगठन ने संवाद के नए माध्यम भी खोजे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल मजबूरी नहीं था, बल्कि यह एक विकसित होती कार्यशैली का हिस्सा बन गया, जिसने संगठन को नए युग के अनुरूप ढालने का महत्वपूर्ण और बड़ा काम किया। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। आज का भारत इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल संचार के माध्यम से एक नए सामाजिक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। ऐसे समय में किसी भी संगठन के लिए तकनीक से दूर रहना संभव नहीं। डिजिटल शाखा का महत्व केवल संगठनात्मक सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नई पीढ़ी तक पहुंचने का माध्यम भी है। महानगरों में रहने वाले युवा, विदेशों में कार्यरत भारतीय और व्यस्त जीवन शैली वाले स्वयंसेवक भी अब संवाद और संपर्क का हिस्सा बन सकते हैं। डिजिटल शाखाओं के माध्यम से संघ ने न केवल अपने स्वयं सेवकों से संपर्क बनाए रखा, बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंचने का भी प्रयास किया। ऑनलाइन वेबिनार, वर्चुअल प्रशिक्षण वर्ग, डिजिटल बौद्धिक सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन ने अपने विचारों और गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया। तकनीक का यह उपयोग संघ के लिए केवल एक अस्थायी व्यवस्था नहीं था, बल्कि बदलते समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। महामारी के दौरान सेवा कार्यों के समन्वय में भी डिजिटल माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सहायता, राहत सामग्री, चिकित्सा सहयोग और विभिन्न सामाजिक अभियानों के संचालन में तकनीक ने स्वयंसेवकों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आधुनिक तकनीक केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन और सेवा के कार्यों को प्रभावी बनाने का साधन भी बन सकती है। आज युवा बड़ी संख्या में गौरक्षा के लिए बाहर निकलता है और इस प्रकार के आंदोलन स्वयं स्फूर्त दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राष्ट्र परिवर्तन की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक प्रयास चलता है ग्लोबल कॉरपोरेट फोर्सेस के द्वारा हमारी युवा पीढ़ी को संस्कार विहीन करने का, हमारे देश को उसकी जड़ों से काटने का। एक विज्ञापन आभूषण का पिछले दिनों आया
और उस आभूषण के विज्ञापन में करवा चौथ का विज्ञापन था, जिसमें जिस महिला को दिखाया जा रहा है उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, माथे पर बिंदी नहीं है। अरे ये सुहागनों का त्योहार है और ये दोनों चीजें सुहागन की प्रतीक हैं। इस विषय को उठाना, प्रभावी रूप से उठाना और उस कंपनी को इस बात के लिए मजबूर करना वो अपना विज्ञापन बदले, यह काम इस देश की युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया के माध्यम से किया, जो स्वयं स्फूर्त प्रेरणा कुछ लोगों की थी। मैं समझता हूं ऐसे युवाओं पर भी आज काम करने की आवश्यकता है, जो किसी संगठन से नहीं जुड़े, जो किसी विचारधारा से नहीं जुड़े। राष्ट्र प्रथम के विचार ये उनके सामने अग्रणी है और सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की फॉलोअरशिप बहुत बड़ी है। दूसरा दृष्टिकोण, कुछ युवा ऐसे भी हैं जो आज पश्चिम के विचारों से, एकांतिक भोग से प्रभावित हो रहे हैं, विशेष तौर पर यूथ प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोफेशनल्स, जिनके बारे में माना जाता है। अभी जो शताब्दी में जो मुख्य उद्देश्य जो रखा गया है, उसको अगर शताब्दी के कार्यक्रमों को देखेंगे तो उसमें आपको एक बात साफ दिखेगी कि जो कोई भी ना छूटे, और ये भाव जो है संघ का भाव, ये भाव सभी तक पहुँचे, जिसको आजकल की भाषा में हम आउटरीच कह सकते हैं। तो ये एक सभी लोगों तक पहुँचने का ही सारे कार्यक्रम है। तो इसलिए ज़मीन के स्तर पर भी सबके पास जाने के लिए घर घर संपर्क की योजना है। स्थानीय स्तर पर लोग एकत्रित आए अपने बस्ती में, मंडल में, इसके लिए सम्मेलनों की विचार किया गया है। समाज के सभी लोगों तक पहुंचने का भी विचार है। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन तक भी पहुंचने का विचार है। तो हर तरीके से समाज के सभी लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए प्रयास चल रहा है। आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ तो सभी माध्यमों के द्वारा भी समाज तक विचार पहुंचाने का एक प्रयास चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि संघ केवल काम करने से जो परिवर्तन है वो नहीं होगा, ये संघ पहले से जानता है। और इसीलिए समाज सक्रिय हो और समाज के साथ समन्वित होकर समाज को आगे रखकर ये कार्य जितने जैसे होगा तो तभी उसको गति मिल सकती है। संघ कार्य से एक दिशा मिल सकती है, परंतु उसको गति और उसकी पूर्णता तभी संभव है जब पूरा समाज इसमें सहभागी होगा। तो आगे का जो काम है सारा, जो पंच परिवर्तन का भी विषय लिया गया है, तो वो सारे विषय जो है वो विषय है कि पूरे समाज का सहभाग। ऑनलाइन बैठकों, वर्चुअल बौद्धिक सत्रों और डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने संगठनात्मक संवाद को एक नई दिशा दी। इससे न केवल महानगरों बल्कि छोटे कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों के स्वयंसेवकों के लिए भी एक साझा मंच जुड़ गया। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं था, बल्कि संगठनात्मक नेटवर्क के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने साबित किया कि विचार और अनुशासन भौगोलिक सीमाओं में बंधे नहीं होते। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। शाखा केवल उपस्थिति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संस्कारों का माध्यम रही है। जब डिजिटल माध्यम सामने आया, तब अनेक लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्या स्क्रीन पर चलने वाली शाखा मैदान की शाखा का स्थान ले सकती है? उत्तर स्पष्ट था, माध्यम बदल सकता है, उद्देश्य नहीं। ऑनलाइन बौद्धिक सत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संवाद और विचार विमर्श ने स्वयं सेवकों को जोड़े रखा। यह तकनीक और परंपरा का ऐसा संगम था जिसमें मूल विचार सुरक्षित रहे और आधुनिक साधनों का भी उपयोग हुआ। हालांकि महामारी समाप्त होने के बाद नियमित शाखाएं पुनः प्रारंभ हो गईं, लेकिन डिजिटल माध्यमों का उपयोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। आज भी संगठनात्मक बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेबिनारों और विशेष संवादों में तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संघ ने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करते हुए यह दिखाने का प्रयास किया है कि मूल विचार और उद्देश्य को बनाए रखते हुए कार्य पद्धति को समयानुकूल बनाया जा सकता है। डिजिटल शाखा की यह यात्रा केवल तकनीकी परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संगठनात्मक लचीलेपन का उदाहरण भी है जिसने असाधारण परिस्थितियों में भी संपर्क, संवाद और संस्कार की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशव्यापी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। देश भर में करीब सभी जिलों में
40,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से संघ का कार्य चलता है। हर समाज में देशभक्त, अनुशासित, चरित्रवान और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है। संघ ऐसे लोगों को तैयार करने का, उनको संगठित करने का काम करता है। संघ समाज में एक संगठन न बनकर संपूर्ण समाज को ही संगठित करने का कार्य करता है। संघ का उद्देश्य इस अपने भारत देश को दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश सर्वश्रेष्ठ हो, आर्थिक दृष्टि से वह स्वावलंबी और संपन्न हो। भारत में कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन अगर भारत पर युद्ध लादा जाए तो युद्ध में भारत हमेशा अजेय हो। इसके साथ साथ भारत केवल एक देश नहीं है, भारत का एक प्राचीन जीवन का एक विचार है, जीवन का चिंतन है, एक जीवन की दृष्टि है, व्यू ऑफ लाइफ है। यह व्यू ऑफ लाइफ भारत की यह एकात्म यानी इंटीग्रल है और सर्वांगीण यानी होलिस्टिक है। यह जीवन दृष्टि भारत की पहचान है। यह जीवन दृष्टि भारत के राष्ट्र जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो, ऐसी समाज रचना हम चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी इज़ द सोल ऑफ इंडिया। यह जो भारत की आध्यात्मिकता है, यह यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रकट हो, ऐसी समाज रचना, ऐसा एक सर्वांगीण उन्नत समाज हम निर्माण करना चाहते हैं। किसी देश की श्रेष्ठता उसका समाज कैसा है उस पर निर्भर रहती है। समाज अगर आपस में बटा है, स्वार्थी है, भ्रष्ट है, काम करने वाला नहीं है, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो समाज में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, चरित्रवान, परस्पर स्नेह करने वाले, उद्यमी, ऐसा समाज रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे समाज को निर्माण करने का काम संघ ने अपने हाथ में लिया है। व्यक्ति समाज के बारे में संवेदनशील हो और राष्ट्र के बारे में जागरूक और सक्रिय हो, ऐसे लोग तैयार करना हम चाहते हैं। जिन राष्ट्रीय सामाजिक गुणों का हम निर्माण करना चाहते हैं, वो निर्माण करने की प्रयोग भूमि, लेबोरेटरी यानी शाखा है। यहाँ पर लोग एकत्र आते हैं रोज, डेली, और कुछ कार्यक्रम होते हैं। कुछ सामूहिक गुणों की उपासना करना, टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज़, और कुछ गुणों की सामूहिक उपासना करना, टू इनकलकेट सम क्वालिटीज़ कलेक्टिवली। इसका कार्यक्रम यानी प्रोग्राम यानी शाखा है। एकत्र कुछ शारीरिक कार्यक्रम, खेल होते हैं, और देशभक्ति का भाव जगाने वाले कुछ गीत, चर्चा आदि कार्यक्रम ये शाखा में होते हैं। तो ये डेली गैदरिंग सेंटर्स यानी शाखा है। अंततः यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रहा कि शाखा किस माध्यम से चल रही है, बल्कि यह कि क्या उसका उद्देश्य और उसकी भावना जीवित है या नहीं। डिजिटल माध्यम ने केवल प्रस्तुति का तरीका बदला है, मूल सिद्धांत नहीं बदला है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो तकनीक बाधा नहीं बल्कि एक शक्ति का साधन बन सकती है। मैं समय हूं। मैंने संदेशों को कबूतरों से पहुंचते भी देखा है और एक क्लिक में दुनिया के दूसरे छोर तक जाते भी देखा है। साधन बदलते रहेंगे, तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन संगठन की शक्ति उसके विचार और कार्यकर्ताओं में होती है। डिजिटल शाखा उसी परिवर्तन की कहानी है जहां परंपरा ने आधुनिकता से हाथ मिलाया। यह केवल तकनीक की कथा नहीं, बल्कि उस अनुकूलन क्षमता की कहानी है जिसने संगठन को बदलते समय के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया। मैं समय हूं और मैं देख रहा हूं कि भविष्य का भारत डिजिटल भी होगा और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ भी। आज डिजिटल शाखा युवाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। डिजिटल शाखा से जुड़कर अनेक युवा न केवल संघ के विचारों, परंपराओं और कार्य पद्धति को समझ रहे हैं, बल्कि उससे प्रेरित होकर नियमित शाखाओं में भी जाने लगे हैं। वहां वे उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए शारीरिक, बौद्धिक और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल शाखा के माध्यम से युवाओं को नए नए प्रयोगों,
नवीन कार्यक्रमों और आधुनिक कार्यशैली की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी शाखाओं में भी रचनात्मक और नवाचारी प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे शाखाओं का वातावरण अधिक जीवंत, आकर्षक और प्रभावी बन रहा है तथा नए युवाओं को जोड़ने में भी सहायता मिल रही है। इस प्रकार डिजिटल शाखा आज पारंपरिक शाखा और आधुनिक तकनीक के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हुए संगठन के विस्तार और युवा शक्ति के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिन भर के प्रशिक्षण के बाद शाम को लगती है सायं शाखा। पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक एकत्र होते हैं और शाखा की परंपरा के अनुसार खेल, दंड अभ्यास, पथ संचलन और गीत जैसे कार्यक्रम करते हैं। यह शाखा केवल अभ्यास का समय नहीं होता, बल्कि संगठनात्मक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। आज के संघ गाथा के एपिसोड में हमने संघ की डिजिटल शाखा पर यह एपिसोड प्रस्तुत किया। आने वाले एपिसोड में आपके सामने और कई विषय होने वाले हैं। अब हम 50 का आंकड़ा एपिसोड का पार कर चुके हैं। देखते रहिए संघ गाथा। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ